नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दी थी। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। इस बिल का नाम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला ये बिल एक बाईपार्टीशन यानी द्विदलीय बिल है। यह बिल रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक इस बिल में अभी 85 सह प्रायोजक है, यानी सेनेट के 80% से ज्यादा सांसद इसके समर्थन में है। बिल में राष्ट्रपति को विशेष छूट देने का भी प्रावधान है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर दबाव बनाने की ज्यादा ताकत मिल सके। तो भारत सहित कई देशों पर 500% टैरिफ लग सकता है। इसकी तैयारी अमेरिका में चल रही है और सबसे खास बात यह है कि इसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों सांसद शामिल हैं। सब मिलकर चाहते हैं कि रूस को रोकने के लिए भारत, चीन और ब्राजील जैसे जो देश हैं वो अमेरिका की बातों के खिलाफ जाकर के रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। इसके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा सके ताकि रूस को रोका जा सके। और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का काम कर रही आईपैक के कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित कार्यालय सहित 15 जगहों पर ईडी ने छापा मारा। इसके साथ ही कंपनी के मालिक प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट कार्यालय पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से कोलकाता पहुंची ईडी की टीम कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस पहुंची। वहां सीएम के पहुंचने से 5 मिनट पहले ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी पहुंचे। सीएम ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस से फाइल और लैपटॉप लेकर निकली। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यजनक है कि यहां केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। यहां पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, रणनीति और उम्मीदवारों की सूची रहती है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेकर जा रही हूं। सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह नेस्टी गृह मंत्री है, वो देश की रक्षा करने में नाकाम है। सीएम ने आगे कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के पार्टी कार्यालय पर ईडी से छापामारी करवाएंगे। सीएम ममता ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे बंगाल में टीएमसी आंदोलन करेगी। और देश भर की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिला कोर्ट, जबकि मध्य प्रदेश में रीवा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये सभी धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गई। राजनांदगांव में तमिलनाडु से भेजे गए एक संदिग्ध मेल के जरिए मिली सूचना मिलते ही जिला कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम पहुंचकर सघन जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। तो राजनांदगांव जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई और मेल के जरिए ये सूचना दी गई, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां तुरंत जो है एक्शन में आई और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। तमिलनाडु के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कुछ कोर्टों में आई है।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं, और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोग की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें। ये हाईकोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे, और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समय। मौजूद हूँ रीवा जिला न्यायालय में। आपको बताऊंगा कि यहाँ मेल द्वारा रीवा न्यायालय को बम से उड़ाने की एक साउथ से धमकी ईमेल द्वारा आया गया है। जैसे ही ईमेल आया है तो यहाँ पुलिस हरकत में आ गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बम स्क्वाड के लोग भी आ गए हैं और पूरा न्यायालय यहाँ खाली कराया गया है और यहाँ विशेष जांच चल रही है। पूरे न्यायालय खाली कर दिए। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देख सकते हैं जितने यहाँ के कर्मचारी हैं, वकील हैं, इनको सबको कोर्ट न्यायालय से बाहर कर दिया गया है और न्यायालय के अंदर जाना सबको मना कर दिया गया है। और यहाँ पे विशेष जांच चल रही है और पुलिस विशेष जांच कर रही है कि ये मेल कहां से आया है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। INH के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। और उधर इंदौर में हुए दूषित पानी कांड का असर दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। हम बात भोपाल की कर रहे हैं, जहां के नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी की 250 जगहों की सैंपलिंग की गई थी। सैंपल्स की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खानूगांव, आदमपुर और वाजपेयी नगर इलाके के भूगर्भ जल में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। ये वही बैक्टीरिया है जिससे इंदौर में लोगों की मौत हुई है। नगर निगम ने लोगों को इस पानी का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इंदौर की घटना के बाद से भोपाल निगम की टीम एक हफ्ते से लगातार सैंपलिंग कर रही है। पूरे मामले को लेकर भोपाल के नगर निगम का कहना है कि पीने के पानी की शुद्धता को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। अब निजी बोरिंग उपयोगकर्ता को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आपके पानी को एक बार टेस्टिंग के बाद ये पाया है कि कहीं कुछ क्षेत्रों में वो उपयोग योग्य नहीं है, तो उनको भी इस बात की सूचना दी गई है। लगातार नगर निगम की टीम हमारी प्रयास कर रही है कि कहीं भी अगर शिकायतें मिलती है तो हम 24 घंटे के अंदर उन शिकायतों पर काम करें और शहर को पूर्व की तरह ही हम, जैसा कि सभी क्षेत्रों में साफ पानी दे रहे हैं, कहीं शिकायत आती तो उस क्षेत्रों को भी तुरंत उसकी समस्या का निदान करके साफ पानी दे सकें। दमोह जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में पति पत्नी और मासूम बच्चे का शव फांसी पर झूलते मिला। जानकारी के मुताबिक 30 साल का मनीष केवट मजदूरी का काम करता था। घर के एक कमरे में मनीष, उसकी पत्नी और बेटी का शव फांसी पर लटकते हुए मिला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। महासमुंद जिले में चौथी कक्षा की अर्धवार्षिक अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र विवादों का केंद्र बन गया है। परीक्षा में मोना के कुत्ते का नाम क्या है? सवाल के विकल्पों में राम का नाम शामिल होने से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सवाल में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। संगठन ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, निलंबन और बर्खास्तगी की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र जन आंदोलन होगा। बुधवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और DEO कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। गलती प्रथम दृष्टया तो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, क्योंकि वो ही इनके सर्वा हैं, तो इसमें जांच उनको करनी थी। अगर कोई एग्जाम पेपर प्रिंट के लिए जाता है तो प्रिंट करके आता है तो या उससे पहले प्रूफ चेक होता है, वो करना था। ऐसा तो नहीं होता कि पेपर आया, जो दिए प्रिंट करके प्रिंटर ने दे दिया और अपन बांट। भगवान राम का नाम शामिल किया जाना ये एक गंभीर अपराध है। हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अपराध घटित हो चुका है। होना तो यह था कि पुलिस को कल ही FIR इसमें दर्ज कर लेना था। अपराध हुआ है, ये प्रमाणित है। अब उस अपराध में कितने लोग शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर ये है, और ये पूरे शिक्षा व्यवस्था की कार्य प्रणाली प्रश्नों के घेरे में आ रही है। प्रश्न पत्र के संज्ञान में कल जैसे ही चौथी कक्षा का प्रश्न पत्र ओपन हुआ
वो ये संज्ञान में आया और विभिन्न जगहों से फ़ोन आया कि भाई इसमें जो है विकल्प में राम शब्द लिख गया है। तो मैंने तहकीकात की उसकी, उस इंग्लिश रीडर को भी देखा। कक्षा 4 के लेसन 9 में वो पाठ है रामा का फार्म, मोनास फार्म। और उसको देखने के बाद फिर जो प्रश्न आया है उसकी मूल पांडुलिपि को हम लोग चेक किए, तो उस मूल पांडुलिपि में वो शब्द नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। भोपाल के ईरानी डेरे पर की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जेल में रहना महज औपचारिक साबित हुआ। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 32 आरोपियों में से 14 को 2 दिन के भीतर जमानत मिल गई, जिनमें 10 महिलाएं शामिल हैं। जमानत मिलने के बाद सामने आया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर जमानत दी गई उनमें पेश किया गया जमील रहमान नामक व्यक्ति 2 साल पहले ही मृत हो चुका है। पुलिस का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर जमानत ली गई, जो गंभीर मामला है। अब पुलिस इस जमानत को खारिज कराने की तैयारी कर रही है और पूरे प्रकरण की दोबारा जांच की जा रही है। राजधानी भोपाल अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अभी भी पुलिस की नजर कई अपराधियों पर है। अब तक कई लोग फरार हैं, अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस वक्त हम ईरानी डेरे के सामने खड़े हुए हैं। कार्रवाई हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब जो हालात यहाँ के सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो राजू ईरानी है और जो काला ईरानी है वो अब तक फरार है और उसकी तलाश को लेकर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस मामले में हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों की जमानत 2 दिन में हो गई है और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि जो जमानत हुई है वो ऐसे लोगों के जमानतदारों के नाम पर हुई है जिन लोगों की मौत पहले ही 2 साल पहले हो चुकी है। अब ऐसे में पुलिस उन लोगों की जमानत रद्द कराने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ये देख सकते हैं ईरानी डेरा ये वही जगह है जहां पर पुलिस कदम रखने से पहले 100 बार सोचती है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी कार्रवाई भोपाल में अब तक की देखी गई है। हालांकि अभी इस मामले में और भी कई सारे तथ्य जो है वो जुटाने की जो है कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में और बड़े स्तर पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि ईरानी डेरे के लेकर आज भी खौफ जो है वो भोपाल में है, क्योंकि इस डेरे के अंदर आज भी कोई घुस नहीं सकता है, कोई भी अंदर जा नहीं सकता है। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग और जितने भी अपराधी यहाँ पर रहते थे उनके तार पूरे देश के कई राज्यों में जुड़े हुए थे। कई राज्यों में उन्होंने अपराध किए हैं और कई राज्यों की पुलिस भोपाल अब तक पहुंच चुकी है और कई लोगों की रिमांड मांग चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जो फरार आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले में और भी कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे और बड़े स्तर पर कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरी के साथ गौरव गुप्ता। क्या आपने कभी किसी को मरने के बाद जिंदा देखा है? जाहिर है नहीं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं सूरजपुर का हैरत अंगेज मामला, जहां दफन करने के बाद भी एक युवक जिंदा लौटा। दरअसल 1 नवंबर को मानपुर में पुलिस को कुएं में एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी पहचान चंद्रपुर के एक परिवार ने अपने बेटे के तौर पर की। पुलिस ने परिजन को शव सौंप दिया और परिजन ने मृत युवक को पुलिस की मौजूदगी में दफना दिया। इस दौरान जब युवक के घर पर क्रियाक्रम का कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि जिसका घर वाले अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो तो जिंदा उनके घर पर है, जिसके बाद घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही पुलिस इस मामले में बंद कर चुकी फाइल को दोबारा ओपन कर जांच करने लगी। तभी मानपुर के रहने वाले देवांगन परिवार ने बताया कि कुएं में मिला उनके बेटे किशन देवांगन की लाश है। इसके बाद जिले के SP ने DNA टेस्ट के लिए सैंपल बाहर भेजा। DNA टेस्ट में किशन देवांगन की पहचान की पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में कब्र खोदकर फिर से शव को बाहर निकाला गया। देवांगन परिवार को सौंपा गया। बेटी का शव मिलने के 2.5 माह बाद अब शोकाकुल परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकेगा। तो 1 नवंबर को मानपुर के कुएं में लाश मिली थी और देवांगन परिवार ने अब कहा है कि ये उनके बेटे की लाश है। DNA टेस्ट से किशन देवांगन के रूप में इस शव की पुष्टि हुई, जिसके बाद से जिसे दफन कर दिया गया था, कब्र खोदकर उसे दोबारा कब्र से निकाला गया है और उसे सही परिवार को सौंपा गया है। ऐसे में ये पूरी तरीके से सिस्टम की लापरवाही है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल किए बिना ही शव को सौंप दिया गया, जिसकी वजह से किसी और के शव को किसी और परिवार ने जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया और जिस परिवार का बेटा गायब हुआ था वो 2.5 महीने तक यूं ही गायब रहा। और जब
सही लड़का जिंदा वापस आ गया, जिस परिवार में अंतिम संस्कार चल रहा था, तब जाकर के पुलिस जो है वो चौकन्नी हुई और कब्र खोद कर शव को बाहर निकाला गया, डीएनए टेस्ट किया गया और उसके बाद से शव को सही परिवार को सौंपा गया। 1 नवंबर 2025 को एक अज्ञात युवक का शव मानपुर स्थित कुएं में मृत अवस्था में प्राप्त हुआ था, जिसका शिनाख्ती चंदरपुर के एक व्यक्ति के रूप में उसके परिजनों के द्वारा कराया गया और उनके शिनाख्ती पश्चात जो है पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था, किंतु व्यक्ति बाद में जीवित निकला। तो महुआ पारा स्थित परिजन जो है, उनका भी पुत्र जो है गुमशुदा था, उनके द्वारा भी बताया गया कि हो सकता है हमारा पुत्र हो। अब कैसा वही, अब धीरे धीरे आदत हो जाते। अब रोहूं तो छुआ भी तो है मोर, मैं बिखर जाऊं तो छुआ को भी तो देखना है, मुझे पति भी तो अपाइज है, तो औलाद ला कौन देखी। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली। बैठक में एसआईआर और मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर चर्चा हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध आंदोलन चलाने के निर्देश दिए गए। पायलट ने एक दिन का उपवास कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही। इसके बाद जिला अध्यक्षों की बैठक भी उन्होंने कहा कि मनरेगा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। रोजगार के अधिकार को लेकर पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन होगा। आज प्रदेश मुख्यालय पर हमारी पीएसी की मीटिंग हुई और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के जितने हमारे नए जिलाध्यक्ष हैं उन सब के साथ हम लोगों ने संवाद किया। प्रमुख मुद्दे एक नरेगा का था, जो केंद्र सरकार ने दुर्भावना से गांधी जी का नाम हटाकर इस योजना को लगभग समाप्त करने की तरफ धकेल रहे हैं और हम लोगों ने जो एआईसीसी के निर्देश के अनुसार यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। 10 तारीख को प्रत्येक जिले में हमारे नेतागण इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उपवास रखा जाएगा एक दिन का। 26 जनवरी को हम ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करवाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जनता का है और जन समर्थन पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे। विधानसभा का घेराव भी होगा, सारे काम होंगे। और बैतूल में प्रेस वार्ता के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी राव पटेल का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां कृषि उपज मंडी के निरीक्षण के वक्त किसानों की शिकायतों पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। किसानों ने आरोप लगाया कि पहले से आए किसानों की उपज बाद में तौली जाती है, जबकि रसूखदार किसानों की उपज पहले तौल दी जाती है। शिकायत पर मंत्री ने मंडी प्रभारी को जमकर फटकार लगाई और सस्पेंड करने की चेतावनी दी। जब सुरक्षा इंचार्ज ने मामले को दिखवाने की बात कही तो मंत्री और भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी मालूम करके बताओ। ये क्यों नहीं, बात दूसरा कर रहे हैं। पहले किया, दिखवा नहीं देते, हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। समस्या है सर आज की। तुम लोग ये बेईमानी करोगे तो रहने नहीं देंगे हम, ये मान के चलना। तुम लोग बेईमानी क्यों करते हो? क्रमता करो ना, जिस नंबर से जो आ रहा है उस नंबर से तो लो। दिखवा लेते तो मंत्री होगा क्या? तुम दिखवा लेते, तुम्हें नहीं मालूम? मालूम करके बताओ। अभी मालूम करके बताओ। इनका पता करो कि इनका कब बिका था, इनके बाद के कितने लोग उसी व्यापारी के वहाँ, उसी व्यापारी के तोले का तो वही नहीं, लेकिन आपके पहले के कितने, आपके बाद के। बुरहानपुर के नेपानगर की खबर है, जहां जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का जोरदार स्वागत हुआ। दरअसल मोहन कैबिनेट के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। ग्राम असीरगढ़ में कार्यकर्ताओं ने मंत्री को तुलसी का पौधा भेंट कर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की। मंत्री तुलसी सिलावट ने इन परियोजनाओं को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुरहानपुर जिला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे जिले की है और मध्य प्रदेश में
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था सिंचाई का रकबा लगभग 28 और 29 में 100 लाख हेक्टेयर, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। जशपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ गिरीश कुमार वारे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लिपिक ने विभाग में कार्यरत एक भृत्य के कथित ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित भृत्य से वह पहले 30,000 रुपए ले चुका था। शेष 40,000 रुपए लेते समय एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। राशि न देने पर आरोपी ने भृत्य की बाइक भी जब्त कर रखी थी। बता दें कि इस कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। ये हुआ सर कि मैं दोकड़ा परियोजना में पियून के पद पे कार्यरत था। तो जब जून महीने में ट्रांसफ़र का बैन खुला था तो मैं ट्रांसफ़र के लिए यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ दोकड़ा परियोजना से लोदाम परियोजना किया जाए करके। तो उसके बाद जून महीने में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, आदेश आ गया। उसके आदेश आने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ के बाबू गिरीश कुमार वारे, फिर उनके द्वारा मुझसे पैसे का डिमांड किया गया कि आप 80,000 पैसे दो, आपका ट्रांसफ़र हो गया है। तो और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए INS 24/7। और चलिए इससे पहले एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। जशपुर जिले से खबर है। जिले में डूब और मैनी नदी के किनारे ग्रामीण पीढ़ियों से नदी की रेत छानकर सोने के कण निकालकर जीवन यापन करते हैं। यह उनके लिए आय का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण साधन है। वे लकड़ी के विशेष औजार दुबायन और छलनी का उपयोग कर दिन भर की मेहनत से थोड़ी मात्रा में सोना ढूंढकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं। हालांकि पहले की तुलना में अब सोने के कण कम हो गए, फिर भी ये उनकी जीविका का मुख्य आधार बना हुआ है। देखिए जशपुर जिले के ग्रामीण आज भी अपनी पुरानी परंपरा से जीवन यापन कर रहे हैं। जिले की डूब और मैनी नदी के किनारे इन दिनों फिर से सोना तलाशने की परंपरा जीवंत होती है। सुबह होते ही ग्रामीण महिलाएं और पुरुष टोकनी और छलनी लेकर नदी तट की रेत छानने पहुंच जाते हैं और दिन भर मेहनत के बाद रेत के कणों में छिपा सोना खोज निकालते हैं। वर्षों पुरानी ये लोक परंपरा अब भी कई परिवारों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बनी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि ये काम उनके पूर्वजों से चलता आ रहा है और आज भी उन्हीं की तरह नई पीढ़ी भी इस परंपरा को निभा रही है। उनका कहना है कि एक दिन में जितना स्वर्ण कण मिलता है उससे मजदूरी के बराबर कमाई हो जाती है। सोना झोल थी, हमें माटी के खोदल कर सोना के बहरा थी और एक दिन में 600 काम करते ही। और इस सोना को कहाँ बेचते हैं? यहाँ फरसा बहार में बेचते हैं। तबकरा सेठ हम लोग फरसा बहार से आए हैं, झोलते हैं 600 500 मिट्टी से सोना निकालते हैं। कब से निकालते हैं? 2 हफ्ता। इसको कहाँ बेचते हैं? फरसे के बाहर। कितना मिलता है? एक धान, एक खड़सी। सोना निकालते हैं हम लोग और बेचते हैं और मजदूरी भी करते हैं हम लोग। एक दिन कितने का सोना निकालते हैं? एक दिन में 500-600 का निकालते हैं और कभी 200-300 का भी निकलता है। नदी किनारे का ये नजारा न केवल मेहनत कश ग्रामीणों की जीवन शैली को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आधुनिकता की रफ्तार के बावजूद जशपुर की धरती अपने लोगों को उनकी पारंपरिक पहचान से जोड़कर रखे हुए है। रेत में छिपे छोटे छोटे स्वर्ण कण इन परिवारों के जीवन में बड़ी उम्मीद की किरण बन जाते हैं। जशपुर से अजय सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पाप किया है तो प्रायश्चित भी करना होगा, ये कहावत जबलपुर पुलिस ने कुछ आरोपियों पर चरितार्थ की है। दरअसल जबलपुर के तिलवारा घाट पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जाकर पूजा पाठ करवाकर प्रायश्चित भी करवाया गया। दरअसल मामला 1 जनवरी की रात का है, जब न्यू ईयर मनाने तिलवारा घाट पहुंचे युवकों ने तेज म्यूजिक बजाने से मना करने पर आश्रम में रहने वाले नर्मदा भक्तों से मारपीट की थी। मामले की शिकायत के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
थाना प्रभारी तिलवारा को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग तिलवारा घाट पे जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं डंडे से, और इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गई और 4 लड़के ये गुप्त घटना कारित करना पाए गए। इनको लाकर इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर इनको रिमांड पर जेल भेजा गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं INS 24/7।